नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की में। तो दोस्तों, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पृथ्वीराज चौहान की उम्र अब 16 वर्ष की थी और इसी समय वे नागौर के पास अट्टूपुर में शिकार खेल रहे थे। इसी समय मीर हुसैन नाम का एक गजनवी मुसलमान, जो चंद्रबरदाई के अनुसार मोहम्मद गौरी का चचेरा भाई था, चित्ररेखा नाम की एक वेश्या को साथ लेकर अपने साथ लेकर आ पहुंचा। बात यह थी कि चित्रलेखा वेश्या होने के साथ साथ बहुत ही गुणवती थी। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वह सुंदर होने के साथ साथ वीणा बजाने और गान विद्या आदि में भी बहुत निपुण थी। शहाबुद्दीन चित्रलेखा को बहुत चाहता था और शहाबुद्दीन उतना गुणी नहीं था, पर मीर हुसैन गुणी के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी था। जब शहाबुद्दीन को उसके और चित्रलेखा के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने उन्हें डरा धमका कर इसलिए डरा धमकाना चाहा। इसलिए मीर हुसैन चित्रलेखा के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की अजमेर नगरी आ पहुंचा। और पृथ्वीराज चौहान ने जब विदेशी को अपने नगर में देखा तो उसने अपने सामंतों से विचार विमर्श करना उचित समझा और अंत में पृथ्वीराज चौहान ने यह फैसला किया कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार शरणागत में आए हुए को ठुकराया नहीं जाता और उन्होंने उसे आश्रय दे दिया। अतः पृथ्वीराज चौहान ने उसे अपने सभा के दाहिने ओर स्थान पर दिया और उसे बहुत ही सम्मान भी दिया। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के बैर का कारण यही था कि, लेकिन अन्य इतिहासकारों की माने तो गौरी भारत केवल लूट मार करने के लिए आया था। उन्होंने किसी भी वेश्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। अगर चंद्रबरदाई का कारण सही है तो ये बात माननी पड़ेगी कि एक वेश्या के कारण घोर अनर्थ हो गया। शहाबुद्दीन ने अपने भाई के पीछे एक गुप्त भेदिया भी चोर रखा था ताकि वे ये जान सके कि भारतवासी उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसके गुप्तचर ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान उसे बहुत इज्जत के साथ रखा हुआ है और ये सारा हाल मोहम्मद गौरी को जाकर सुना दिया। ये सुनते ही उसने अपने सरदारों के साथ विचार करने लगा। ये सुनकर उसने अपने एक सरदार ततार खां को अजमेर भेज दिया और कहलवा दिया कि अगर तुम चित्रलेखा को लौटा देते हो तो तुम देश में आकर रह सकते हो। ततार खां ने अमीर हुसैन को बहुत समझाना चाहा, पर वो एक ही नहीं माना। अतः मैं वो हार मानकर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी का वो पत्र दे दिया और जिसमें लिखा था कि तुम मीर हुसैन को अपने राज्य से निकाल दो, वरना मैं तुम पर आक्रमण कर दूंगा। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने के साथ सारे सामंत क्रोधित हो उठे और एक स्वयं में कह उठे, शरणागत को त्यागना छात्र धर्म के विपरीत है और मोहम्मद गौरी को जो चाहे कर ले, हम मीर हुसैन को नहीं निकल सकते। आखिर का उस ततार खां को लचर होकर वहां से जाना पड़ा। वह गजनी पहुंच कर सारा हाल गौरी को सुना दिया। इतना सुनते ही गौरी ने अपने सभी सरदारों को बुला भेजा और पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए जाए, इस पर विचार विमर्श होने लगा। ततार खां ने भारत पर आक्रमण करने की राय दी, पर इस पर खुरासान ने ये राय दी कि हम भारत को जानते नहीं हैं, इसलिए इसमें आक्रमण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि शत्रु को जाने बगैर युद्ध करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। इतना सुनते ही उसके दूत भी बोल उठे कि हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, उसके सामंत और उसके सैनिक कोई साधारण पुरुष नहीं है।
गौरी कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने दूत से बोला, तुम तो भारत गए हो न, तुम मुझे भारत के बारे में बताओ। दूत ने उसे भारत के बारे में बताना शुरू किया कि उस संसार में भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। यहाँ सुंदरता का भंडार है, वहाँ की भूमि उर्वरता से भरी हुई पड़ी है और यहाँ में कई महल है जिसकी सुंदरता का वर्णन है मैं बोल नहीं पाता। ये देश जन संपत्ति और वैभव से भरी पड़ी है। इस पर गौरी ने कहा है कि तब तो ये देश धर्म प्रचार के लिए बहुत ही सही है। इतना कहकर वो चुप हो गया। इसके बाद उस दूत ने कहा कि मैं लगभग आधा भारत घूम चुका हूँ, मैंने कोई भी तीर्थ स्थल नहीं छोड़ा, पर वहाँ एक बात मुझे देखने को मिली कि वहाँ पर हिंदू समाज कई भागों में बंटा हुआ है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि में सबसे मिला, पर वो सब अपने काम में अद्भुत। अगर मैं कोई दूसरी शब्द में कहूँ तो भारत एक जन्नत है। इस पर गौरी ने कहा है कि तो फिर उस उन्नत से लौट क्यों आए? इस पर उस दूत ने कहा कि मैं तो बस यहाँ पर आपको रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। बिना मुस्लिम धर्म के प्रचार किए उस देश की उन्नति नहीं हो सकती, पर यह बात है कि हिंदुओं की शक्ति असीमित है, उसे पराजय नहीं किया जा सकता। वहाँ की प्रजा तो अपने राजा के प्रति इतनी भक्त है कि उसके एक आदेश से वह जहर तक भी पी ले। अरे आप हिंदू को कमजोर न समझें। इतना कहकर वो दूत शांत हो गया और गौरी ने कहा कि मानता हूँ कि ये सब ठीक है, पर हिंदुओं में जितनी वीरता है उतनी ही उनमें फूट भी भरी पड़ी है। इसलिए मैं इस वेतन पर विचार नहीं कर सकता। विचार करने की बात तो ये है कि कासिम ने केवल 20 वर्ष की उम्र में ही हिंदुओं पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया, तब हिंदुओं की ताकत कहाँ चली गई थी? उनके पास ताकत अवश्य थी, पर कुसंगत और कुविचार उनमें से उस समय भी भरी पड़ी थी। कासिम ने जब देवलपुरी पर आक्रमण किया था, तब हिंदुओं ने कहा था कि जब तक उनके मंदिर पर ध्वजा लहराती होगी तब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। कासिम ने सबसे पहले उस ध्वजा को ही काट दिया और तब हिंदुओं ने ये सोच लिया कि उनकी हार निश्चित है और बिना परिश्रम के ही कासिम ने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। इतिहास से ये साबित होता है कि हिंदुओं को हराया जा सकता है और भारत में मुसलमान धर्म प्रचार संभव है। इसके बाद गौरी ने अपने सभी सरदारों की सहमति ली और इस्लाम धर्म के प्रचार हेतु भारत पर आक्रमण करने का फैसला लिया गया। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।